जेईई एग्जाम में केमिस्ट्री के 25 सवाल आने वाले हैं। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 25 सवालों में से कम 10 सवाल तुम्हें आज जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। जी हाँ, तो ये जो सेशन है इसमें हम केमिस्ट्री के शॉर्ट में तुम्हें 20 सवाल कराऊंगी आज, और मेरा दावा है ये जो 20 सवाल मैं जिन टॉपिक्स पर लेकर आई हूं ये सेम टॉपिक्स के क्वेश्चन तुम्हारी शिफ्ट में जरूर आएंगे। तो इस सेशन को भाई मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि समय बहुत कम है और जितना भी समय है उसमें तुम्हें बहुत कैलकुलेटिवली वही टॉपिक्स को पढ़ना है जिनका वेटेज काफी हाई है और एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल वहां से पूछे गए हैं आज तक। समझ गए? तो शिल्पी मैम के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से पेन और पेपर लेकर बैठना। ये जो 20 सवाल हैं ये मान लो अब तुम्हारे जेईई एग्जाम में एक सवाल 4 नंबर का है, तो 80 नंबर का आज मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ। एक तरह से ये देखो और मुझे कॉमेंट करके बताओ कि 80 में से तुम कितने नंबर केमिस्ट्री में सिक्योर कर रहे हो। ये तुम्हें बताएगा कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारी तैयारी इस वक्त कहां है। ध्यान से हर जो टॉपिक आज कराऊंगी ना इसको कॉपी में लिख लेना बेटा, यही टॉपिक तुम्हारी शिफ्ट में जरूर आएगा। समझ गए? तो प्लीज अटेंड दिस सेशन टू द एंड और पूरा सीरियसली, ऐसे मजाक में नहीं, पूरा हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है? तो जो मैंने 20 सवाल डाले हैं वो उन चैप्टर से डाले हैं जिनसे गारंटी से एक सवाल मिनिमम तुम्हारी शिफ्ट में आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारा बहुत कीमती है। तो सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सवाल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे पूछे गए हैं। ये सवाल देखो, कहता है कैलकुलेट कर मोलारिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 11.2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो भाई देख, मोलारिटी अगर इसने हमसे पूछा है तो मोलारिटी क्या होता है, कैसे अपन मैथमेटिकली डिफाइन भी करते हैं कि अगर हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स डाले हुए हैं वही क्या होता है, मोलारिटी। यानी सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं टू द लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। और कभी वॉल्यूम मान ले मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, जो फॉर्मूले में ऊपर चला जाएगा लीटर के लिए। ठीक है? ताकि अपना जो आंसर है वो मोल पर लीटर में ही आए, या फिर इसको अपन कैपिटल एम या मोलर से भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम से भी जस्ट लिख सकते हो। आ जाओ, अब इस सवाल में देखना जरा, मोलारिटी निकालने के लिए सॉल्यूट नहीं दिए मोल्स के, मतलब सॉल्यूट के मोल्स नहीं दिए, हमें मास दे दिया, तो मास रख देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट 11.2 ग्राम, मोलर मास कितना है 56 ग्राम पर मोल। ठीक है? सॉल्यूशन की वॉल्यूम देख भाई 200 ml है, तो मतलब लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। देखो होगा, बोलो यस। ये कितना है, दिस इज गोइंग टू 0.2 और फिर वो 0.1 इंटू 10 करेंगे, दिस बिकम्स 1 मोलर है ना, 1 मोलर ही आ रहा है आंसर। चेक कर लो बेसिक कैलकुलेशन, ऑप्शन देखो क्या हमारा ऑप्शन मैच किया। ऑप्शन नंबर बी है 1 मोलर। तो ये डायरेक्ट सवाल है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। एग्जाम में ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं जहां एक से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इंटर रिलेशन दे दिया जाता है, तो उन सवालों पे भी थोड़ा सा तवज्जो देना है, उन पे ध्यान देना है। समझ गए? तो कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब देखो हर सवाल का मैंने डिटेल सोल्यूशन ऐड कर दिया। अब मैं तुम्हें प्रूफ दिखाती हूं कि क्या ये सेशन देखने से कोई फायदा होगा शिल्पी मैम। तो भाई तुम प्रूफ देखो, ये 2025 के सवाल हैं अलग अलग शिफ्टों में, और ये हर सवाल कॉन्सेंट्रेशन टर्म का है। ध्यान से देखो, सब में सवाल कॉन्सेंट्रेशन टर्म से पूछा गया है, तो एक सवाल तुम्हारा यहां से पक्का हो जाएगा, ये मान लो। ठीक है? दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से एक सवाल जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है? यहां पे मैंने क्या क्वेश्चन डाला है, देखो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो है वो गलत है। देखो अब तुम्हें सारे ट्रेंड्स का आइडिया होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी एलिमेंट की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की।
जैसे रस्सी खींचने का कंपटीशन हो रहा है, जो ज्यादा बलशाली है, जो ज्यादा ताकतवर है, उसकी तरफ भाई सारे लोग खींचे चले आएंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने की किसकी क्षमता है, ठीक है। तो अब लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है अक्रॉस अ पीरियड, और ऊपर से नीचे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ये पॉइंट क्लियर है, पहली पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, इससे हमें ऑर्डर दिया है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। अच्छा, क्लोरीन और नाइट्रोजन में एक थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूं, जो क्लोरीन होता है दैट इज पॉलिंग स्केल पे हल्का सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से, समझ के, इट्स लाइक 3 तो 3.1 लाइक दैट। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम अगर ध्यान से भी देखोगे ना, तो ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। भाई ऊपर से नीचे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इसने कहां से बढ़ा दी है, ये गलत है, समझ के। बाकी देखो, यस ऊपर से नीचे कम हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में, ठीक है। यहां भी देखो क्लोरीन ज्यादा है, तो इट इज लाइक ये एलिमेंट्स दे रखे हैं तुम्हें, जैसे नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस होता है ना, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, तो वही ऑर्डर है, देखो वही तो ऑर्डर है, बाकी सारे ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी था जो सही था, ए सही था, डी सी जो है वो गलत ट्रेंड दे रखा है, क्योंकि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है ना कि बढ़ती है। कर सकते थे। तो एक क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टी का जरूर आएगा शिफ्ट में, ठीक है। यहां पे देख लो भाई कितने क्वेश्चंस, सारे भाई 2025 के सवाल है जो यहाँ लिखे हुए हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई देखो, ये बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, तो ये सारी चीजें, वैसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हम आगे डीएनएफ में भी इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हैं, ठीक है। इसके बाद अपना तीसरा जो क्वेश्चन हम करेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग से होगा। केमिकल बॉन्डिंग में मैम कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, ध्यान से देख लो। केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन पे। किस पे, मोटी और हाइब्रिडाइजेशन पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड द हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा सवाल यहां से आते हैं, वही मैं बोल रही हूँ। ये जो 20 क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ना, इतना समय लगा था पिछले साल के पेपर को एनालाइज करके छांट छांट के वो टॉपिक निकालने में, क्योंकि ये काम आसान नहीं होता और इसके साथ रिस्क भी आता है ना, कि भाई अगर मैंने गलती से कोई टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट बच्चे को बता दिया, वहां से सवाल नहीं आया तो बहुत टाइम लगता है इसमें। तभी डेटा दिखाती हूँ, साथ में क्वेश्चंस दिखा के बता रही हूँ, राइट। तो भाई ये टॉपिक्स जो 20 सवालों के 20 टॉपिक्स हैं, इनको जरूर करके चले जाना एग्जाम में। मैं दावा कर सकती हूँ 10 से 12 टॉपिक्स एज इट इज कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तीसरा सवाल है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, है ना। इनमें से किसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। तो यार अब इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन का। अब देखो जो नाइट्रोजन होता है मॉलिक्यूल वो कैसा है, उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना। कॉन्फ़िगरेशन एक लिख के दिखा रही हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s में 2 सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। फिर सिग्मा 2s होता है, पहले लिख लो सारा, सिग्मा स्टार 2s होता है, राइट। उसके बाद क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम में sp मिक्सिंग्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम होती है, सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, समझ गए। फिर होता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सो ऑन, राइट। इसी में हम इसमें फिल कर लेंगे और सिग्मा स्टार 2pz। अब भाई नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, देख 2 4 6 8 9 10 11 12, ठीक है, और 13 14 सिग्मा 2pz। अब यहाँ पे तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना। तो अगर मान लो N2 से मैंने N2 माइनस बनाया, N2 नेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मेरे को पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py में डालना पड़ेगा, है ना। तो क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटे, बढ़ गए। पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, आपने तो बढ़ा दिया है ना। तो ये वाली चीज तो भाई कैसी हो गई, गड़बड़ हो गई, ऐसा तो
इसमें तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब C2 देख जरा भाई, C2 कैसा होता है, C2 इज बेसिकली 12 इलेक्ट्रॉन, है ना। 12 कहां तक भरेंगे, देखो 2 4 6 8 10 12, यहां तक ये कार्बन C2 है, ठीक है। C2 प्लस अगर हमने बनाया तो मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन पाई का निकाल दिया, तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्या बढ़ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सोच के देखो, क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े, बढ़ ही रहा है ना भाई, देखो बढ़ रहा है। मगर हमसे सवाल में क्या पूछा है मैम, हमसे पूछा गया है कि डिक्रीज किस में हो रहा है, इंक्रीज नहीं करना, ठीक है। तो भाई यहाँ तो इंक्रीज कर देंगे हम, ठीक है। तो इसको काट दो, एक इंक्रीज हो रहा है अनपेयर्ड, O2 प्लस, और आखिरी है फ्लोरीन। आ जाओ, देखो इनमें क्या होता है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला है तो उसमें sp मिक्सिंग्स जो है वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी कम ही रहती है और पाई 2px पाई 2py की हायर होती है, ठीक है, एज यूजुअल। फिर पाई स्टार 2px होता है, पाई स्टार 2py होता है, राइट और फिर अपने पास होता है सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो तुम जरा, O2 16 इलेक्ट्रॉन्स, यहां तक 8 भर दिए, 9 10 11 12 13 14 14 15 16, ये देखो ये O2 है। अब O2 में अगर मैं O2 प्लस बनाऊं तो मतलब यहाँ पे देख 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी तक, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूं तो 2 से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही हो जाएगा भाई, अभी तो देख 2 है। O2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2। O2 प्लस में कितने हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 थे पहले, एक निकाल दिया तो एक ही रहेगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट चुका है ना, ये सही है। अब लास्ट में देखो फ्लोरीन है, जिसमें अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, सारे पेयर्ड ही होंगे, कोई अनपेयर्ड नहीं होगा, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर डाल दिया 19 हो गए, तो एक है ना बढ़ जाएगा। अगेन क्या हम बढ़ाना चाहते हैं, नहीं हम घटाना चाहते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे तुम इस सवाल को बहुत डायरेक्ट कर सकते थे कम समय में, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया, इस सवाल के थ्रू हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन को भी रिवाइज कर लिया, ठीक है, कि क्या एनर्जी का ऑर्डर होता है एमोज का जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, समझ गए हो। बाकी सवाल को तुम डायरेक्ट भी बना सकते थे, है ना, कि यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है, 12 है, यहाँ पे 16, यहाँ 18। तुम्हें पता है ये एक्सेप्शन होते हैं B2O2S2, इवन इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद पैरामैग्नेटिक होते हैं, है ना, तो इनसे क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में, समझ गए हो, ठीक है। तो ये देखो भाई कितने सवाल आ रखे हैं। एमओटी हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसा टॉपिक है जो सांस नहीं लेता, कि किसी साल तो ऐसा हो ना आए क्वेश्चन, आता ही है सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा भी बॉन्डिंग से कराऊंगी, क्योंकि बॉन्डिंग से तुम्हारी शिफ्ट में 2 तक क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और 3 आ जाए तो हैरानी नहीं होगी हमें, ठीक है। तो बॉन्डिंग का सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following molecules exhibit a trigonal planar geometry। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कब आता है, जब स्टेरिक नंबर 3 होता है, ठीक है। स्टेरिक नंबर 3 से देख भाई, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हमारे सामने होता है जिसमें बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो पहले ही अगर स्टेरिक नंबर निकालना नहीं जानते तो देख लो, स्टेरिक नंबर के लिए सेंट्रल एलिमेंट हम लेंगे, जैसे सल्फर है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, प्लस कोई अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, है ना, कोई चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज होता है तो घटाते हैं, नेगेटिव होता है तो जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं, ठीक है। स्टेरिक नंबर 3 आ गया। अब स्टेरिक नंबर 3 आते ही तुम्हें पता चल गया 3 साइड एटम है, यानी 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक भी लोन पेयर नहीं होगा, तो SO3 कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो ये रहा ट्राइगोनल प्लेनर, देखा बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, 120 डिग्री के, ठीक है। अमोनिया की अगर बात करोगे, अमोनिया कैसा होता है, पिरामिडल होगा, ठीक है। पानी कैसा होता है, बेंट होता है। अगर ज्योमेट्री, ये शेप्स है, ज्योमेट्री की बात करें, अमोनिया टेट्राहेड्रल, पानी टेट्राहेड्रल। SF6 की अगर बात करोगे, देखो SF6 में स्टेरिक नंबर निकाल के देख लो, स्टेरिक नंबर कैसे निकलेगा, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंट शेल के और 6 मोनोवैलेंट फ्लोरीन, तो यानी 6 आया, 6 के 6 बॉन्ड पेयर्स है, तो स्टेरिक नंबर अगर 6 आ गया
तो ये कौन होती है ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल होती है, पता है ना? तो ये कैसा होगा? ये ऑक्टाहेड्रल होता हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट। इसमें से ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या कर सकते थे? जल्दी से बता दो चैट में, कितने बच्चे इसका आंसर कर लेते? कर सकते थे? यस, अभी तक 4 सवाल करा चुकी हूँ, 4 के 4 अगर तुम सही कर रहे हो तो कमेंट करो। अभी इस टाइम स्टैम्प को मार्क करके कमेंट करो कि यस मैम चारों टॉपिक सही किया। आ जाओ, ये देखो भाई, जितने सवाल मैं इस टॉपिक से डालूं VSCPR से उतना ही कम है। तो मतलब बॉन्डिंग से हमें कौन से 3 टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं? वी हैव टू गो थ्रू VSCPR, हाइब्रिडाइजेशन एंड MOT। थम्स अप, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला चैप्टर मैंने थर्मोडायनेमिक्स लिया है, और थर्मोडायनेमिक्स में 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला है जिसमें तुम स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ते हो, रिएक्शंस की, जो हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। देखो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है ये हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। अगर डेल्टा G लेस देन 0 होता है, नेगेटिव, तो हम कहते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है मैम वो कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कहता है अ प्रोसेस दैट विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर्स। कह रहा है कौन सा कंडीशन है इनमें से जिसकी वजह से जो प्रोसेस आएगा वो स्पॉन्टेनियस होगा सारे टेम्परेचर्स पे। तो यार देखो, इसको सोचने का तो एक सिंपल नजरिया है कि हम ये चाहते हैं कि डेल्टा G हमेशा नेगेटिव रहे, डेल्टा G हमेशा नेगेटिव रहे, वो कंडीशन हो। और वो कब हो सकता है? सोच के देखो, देखो डेल्टा G है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, है ना? तो डेल्टा G हमेशा नेगेटिव कब आएगा? जब एंथैल्पी चेंज रिएक्शन की नेगेटिव हो। मैथमेटिकली सोचो, माइनस माइनस और एंट्रोपी चेंज जब पॉजिटिव हो। सोचो भाई, अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है रिएक्शन का, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो ये क्या बना? माइनस, और प्लस माइनस तो माइनस है ही, तो यहां तो ये नंबर हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका मतलब हमेशा ये प्रोसेस कैसा रहेगा? स्पॉन्टेनियस। तो अब ऑप्शन चूज कर दो, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो, एंट्रोपी चेंज जो हो दैट शुड बी पॉजिटिव। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ध्यान से देखो। एंथैल्पी डेल्टा H शुड बी लेस देन 0, डेल्टा S शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी मैम ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जो मैच करेगा। चेकआउट कर लो, यही किया है तुमने भी, बताओ भाई। यस, चलो आगे चलते हैं। कैसे क्वेश्चंस आए हैं क्या? ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, बिल्कुल सेम सवाल अभी पढ़कर आई हो, है ना? ऐसा ही वही स्पॉन्टेनिटी के सवाल जो है क्वेश्चन पूछता है। अच्छी बात ये है इसमें कोई खासा कैलकुलेशंस होते नहीं है, तुम बहुत कम समय में बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे, कम समय में बढ़िया से सवाल कर लोगे, ठीक है? 5 क्वेश्चंस करा चुकी हूं, और तुम्हें एक चीज बताती हूं सीक्रेट, ये 5 के 5 जो क्वेश्चंस थे ये सारे वेदांतु की गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज थे। एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो आज तक इतिहास में तुमने कहीं भी नहीं देखी होगी, विद द मोस्ट यू कैन से रिसर्च्ड क्वेश्चंस एंड द कंटेंट, जिसका आइडिया ही सिर्फ ये है कि हम इस बार एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं बच्चे को बिल्कुल वो परोस के दे दें टेस्ट सीरीज में, कि जब वो जेईई मेंस का पेपर लिखने जाएगा तो उसको ये महसूस हो कि मैं तो गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज का ही एक मॉक पेपर दे रहा हूं, ये तो जेईई का पेपर लग ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि सारे क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आए हैं। दैट इज द आइडिया। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको कम समय में नहीं समझ आ रहा कि क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो दिस इज व्हाट यू गाइस कैन चेक आउट फॉर श्योर, क्योंकि भाई सारा रिसर्च चीजें, सारे के सारे क्वेश्चंस देखो केमिस्ट्री हाई वेटेज टेस्ट में जो एकलव्य टेस्ट सीरीज के हैं उनमें पूछे हुए थे। ये तो सिर्फ एक सैंपल है ना? बहुत मतलब इसी टॉपिक पे सोचो, एक हाई वेटेज टॉपिक पे तुमसे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा लिए डीपर लेवल पर जाकर कि अगर पेपर एनटीए यहाँ बनाता है तो तुमने इस लेवल के लिए तैयारी कर ली कि अगर एनटीए कभी लेवल बढ़ा भी देता है, क्योंकि एनटीए बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो मुश्किल सवाल भी डालना शुरू कर सकता है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस हाई वेटेज टॉपिक का कि सवाल गलत करने की गुंजाइश ही नहीं होगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है?
एनीवे चलो आगे अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो छठा क्वेश्चन हमने थर्मोकेमिस्ट्री के सेक्शन से लिया है, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री से हर साल क्वेश्चन नहीं आता, आई वुड से 2025 में हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन यहीं से था। नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से ना पूछ के पूरी थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, तो अपन देखेंगे इसे, इसीलिए इस साल थर्मोकेमिस्ट्री छोड़ना नहीं है, पढ़कर जाना है, ओके। देखो कहता है गिवन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन दिस। एक रिएक्शन के लिए तुमसे एंथैल्पी चेंज के बारे में जो है पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे। देखो जो पहली रिएक्शन है, तुम ये देखो इसमें नाइट्रोजन कहाँ है, लेफ्ट, और हमारी डिजायर्ड रिएक्शन में भी नाइट्रोजन लेफ्ट पे है, ठीक है। जो दूसरी रिएक्शन है इसमें 2 मोल NO रिएक्टेंट साइड है लेफ्ट में, मगर डिजायर्ड रिएक्शन में 2 मोल NO प्रोडक्ट साइड है। तो हम एक काम करेंगे कि दूसरी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। देखो भाई अगर मैं रिवर्स कर दूं दूसरी रिएक्शन को, यानी मैं ऐसे लिख दूं 2 मोल NO2 गैस जो है वो हमें क्या दे रहा है, 2 मोल NO गैस और O2 गैस। तो जब मैं रिएक्शन को रिवर्स करती हूँ उसका एंथैल्पी का साइन भी जो है रिवर्स हो जाएगा। ये -B थी तो ये -B को उल्टा कर दो, +B किलो जूल पर मोल एंथैल्पी चेंज, ठीक है। अच्छा अब पहली रिएक्शन क्या है, देखो N2 + 2 मोल्स ऑफ O2 is giving us 2 moles of NO2 gas, right? ये as it is मैंने यूज की है, तो इसका एंथैल्पी चेंज उतना ही रहेगा A किलो जूल। अब ध्यान से देखो अगर मुझे डिजायर्ड रिएक्शन बनानी है तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दूं। सोचो अगर मान लो बेटा मैं इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दूं, इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मोल NO2 2 मोल NO2 से कट जाएगा, ठीक है, हमें मिलेगा N2 गैस, ठीक है। यहाँ देखो 2 मोल O2 में से ये 1 मोल O2 घटेगा तो यहाँ 1 मोल O2 बचेगा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट 2 मोल NO। तो मतलब मैंने क्या किया, पहले मैंने देखा कि दोनों से फाइनल रिएक्शन कैसे आ सकती है, मैंने दूसरी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, उसका एंथैल्पी चेंज भी रिवर्स हो गया और पहली रिएक्शन के साथ जोड़ दिया। तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि सब्ट्रैक्ट करके कर ले हम, है ना, ऐसे भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे होगा क्या, अब ये जो डिजायर्ड रिएक्शन है इसका जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना आएगा, देखो B + A किलो जूल्स। देखो या ये कहीं ऑप्शन है ना A + B किलो जूल, वही तो है, सेम बात। देखो भाई देख लो, चेकआउट कर लो, कोई भी दिक्कत है यहीं से ऑप्शन में मैच कर दूंगी। देखो ये रिएक्शन कैसे निकाली है हमने, इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को ऐड करके बेसिकली, ठीक है। तो ये जो नई रिएक्शन बनी ΔH', इसका एंथैल्पी चेंज क्या है, इन दोनों को जोड़ दिया हमने ऊपर वाली दो को, A + B। अब A + B ऑप्शन नंबर A में दे रखा है तो वही हमारा आंसर होगा, समझ गए। हेज लॉ से काफी क्वेश्चन 2025 में देखे गए हैं, तो थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ चीजें बता रही हूँ उसको जरूर देखना, हेज लॉ प्रैक्टिस करना, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज के क्वेश्चंस, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के साथ, और कंबशन एंथैल्पीज के क्वेश्चन, इनको जरूर सॉल्व करना, राइट। चलो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, और ये थर्मोकेमिस्ट्री के अनंत क्वेश्चन इस साल पूछे गए थे जिनका प्रूफ मैं तुम्हारी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, वी हैव द GOC, द OG GOC। GOC में कौन से टॉपिक्स एग्जैक्टली पढ़ने हैं, सबसे पहले IUPAC नॉर्मल के, जो सवाल ना आए हो नहीं सकता, जरूर आएगा एक सवाल तुम्हारी शिफ्ट में, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, एक एल्कीन हमें दिया गया, दोबारा ड्रॉ करती हूँ जो दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C, CH3 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ध्यान से देखो, अब हमें इसको नाम देना है। देखो अगर हमें इसका IUPAC नाम रखना है तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें तो सबसे पहले अगर पेरेंट चेन चाहिए तो पेरेंट चेन में हम कोशिश करें फंक्शनल ग्रुप हो, जो कि नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड की पेरेंट चेन लो, जो पता चल रहा है साफ कि यही पेरेंट चेन आएगी। ये इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ गए 3 मेरे। अब सवाल है नंबरिंग कहां से करूं। देखो अगर लेफ्ट से नंबर करोगे तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट से करोगे तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर इक्वी डिस्टेंट होते हैं, सेम डिस्टेंस पे, तो वहां पे हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा होती है। लिख लो इस बात को, ठीक है। आ जाओ देखो भाई, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4
5 और 6। अब ध्यान से देखो 3 के ऊपर है मिथाइल, 3 पे मिथाइल है। ऑप्शंस देख के ही पता चल गया कि ऑप्शन ए सही है। देखो भाई यहाँ 4 मिथाइल गलत है, यहाँ 3 विनाइल, यहाँ 4 इथेनॉल। इथेनॉल को क्यों सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे जब उसको हम पैरेंट चेन में लपेटेंगे मल्टीपल बॉन्ड को, तो काय का सब्स्टिट्यूएंट बनेगा यहाँ, है ना। तो हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं 3 पे मिथाइल है। अब देखो 1 2 मैं पूरा नाम लिखवाती हूँ, 3 पे क्या है अपने पास मिथाइल है, ठीक है, यही सब्स्टिट्यूएंट है। पैरेंट चेन 6 कार्बन की है हेक्स। अब ध्यान से देखो जब भी हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, है ना, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो हम यहाँ पे इस वर्ड रूट के पीछे एक एक्स्ट्रा ए लगाते हैं, हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। अब देखो आपका डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 कार्बन पे और 3 पे, तो इसे हेक्सा 1,3 डायन डाइईन, और 5 पे है ट्रिपल बॉन्ड तो 5 आइन। अब ध्यान से देखो ई और वाई ये साथ में नहीं रखते तो ई को स्किप कर देते हैं, तो 3 मिथाइल हेक्सा 1,3 डायन 5 आइन। 5 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, समझ गए, यानी ऑप्शन नंबर ए हैज टू बी करेक्ट। तो इस साल भी काफी क्वेश्चंस आईयूपीएससी से पूछे गए हैं, ओके, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इस टॉपिक को करना है। वैसे मैं गदर सीरीज में पूरा जीओसी अच्छे से करा चुकी हूँ, उसके बाहर तुम्हारा सवाल नहीं होगा, दैट आई कैन एश्योर यू, ठीक है। तो जीओसी में एक आईयूपीएससी करना है, ये कुछ पीवाईक्यूज से। इसके बाद हम जीओसी में क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है ना, उनके एप्लीकेशंस जितने भी हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से जीओसी में तकरीबन 2 क्वेश्चंस तक आते हैं। जैसे ये देखो, कहता है करेक्ट ऑर्डर एसिडिटी का बता, ये सारे कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो कैसे बताएंगे करेक्ट ऑर्डर एसिडिटी का, सबसे पहले इसने हमें दिया है, क्या क्या दे रखा है देखो, इसने हमें कहा है कि बेंजोइक एसिड है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा पे नाइट्रो है, ठीक है, पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड पैरा पे कौन है बेटा, मिथॉक्सी ग्रुप है यानी OMe, और दिया है पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, पैरामिथाइल। अब देखो एसिडिक, सिंपल लॉजिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उतनी ही बढ़िया वो एसिड होती है। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा। तो अब तुम देखो ये सारी जो एसिड्स है इनमें H+ निकाल के कॉन्जुगेट बेस को घूरना शुरू करो। देखो यहाँ कॉन्जुगेट बेस तो चलो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इधर नाइट्रो है जो स्ट्रॉन्ग -M और -I से जो कॉन्जुगेट बेस है उसको स्टेबल करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच के, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस है तो एक एनायन ही है ना, और एनायन को इलेक्ट्रॉन खींचने वाला स्टेबल करेगा। तो इन सब में से सबसे ज्यादा बढ़िया तो ये 2 है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद देखो OMe जो है ये +M देगा, और माइनस है तो बहुत हल्का फुल्का होगा, +M से कॉन्जुगेट बेस को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देके ये उसे अनस्टेबल करेगा। और मिथाइल भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देने वालों से तो अच्छा है कोई ना ही दे भाई, तो उससे अच्छा तो 1 है एसिड स्ट्रेंथ में। अब हम देने वालों में ये 2 हैं, इनमें से कम देने वाला है 4th, है ना, तो ये रहेगा। उसके बाद वी हैव 3rd वाला जो सबसे बेकार होगा। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, 2, 1, 4 एंड 3, दैट इज ऑप्शन ए मैच कर रहा है। कर सकते हो क्या, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, चेकआउट कर लो, अपने आंसर्स मैच करिए, कमेंट करो कितने सवाल तुमने सही किए हैं, ठीक है, कितने सवाल सही किए हैं देख लो। ये मैंने खाली जगह पता क्यों छोड़ी है, मैं बताती हूँ। जब तुम इस PDF को डाउनलोड करोगे ना, तो मैं चाहती हूँ तुम ये सारे सवाल खुद से बनाओ। तो जब तुम क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तो ये खाली स्लाइड ओपन कर लेना, इसमें आंसर नहीं लिखा होगा तो तुम्हें दिखेगा नहीं, तो तुम खुद से है ना क्वेश्चन कर पाओगे, समझ गए। वरना तुम्हारे सामने आंसर होता है तो दिमाग तुम्हें फिर ट्रिक कर ही लेता है, हाँ भाई यही सही आंसर है, देख आता है तुझे, तो वो थोड़ा सा ट्रैप में नहीं फंसना। देखो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से कई दफा एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, और ये तो सारे 2025 के दोनों, ये 24 में भी आया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है, समझ गए। ये और क्वेश्चन देखो
क्या जीओसी खत्म मैम, और सवाल नहीं आएंगे? बिल्कुल है। जीओसी का और एक एस्पेक्ट है जो तुमने शायद अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, और वो है दैट इज द पीओसी वाला पार्ट, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी हाँ, पीओसी से भी एक सवाल आता है। 2024 में तो इतने सारे क्वेश्चंस पीओसी से आए थे, 25 में तो कम पूछे गए फिर भी, बट ये कवर करना है तुम्हें, ठीक है? आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो पीओसी का क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज बेस्ट सेपरेटेड यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन। बेस्ट सेपरेटेड है स्टीम डिस्टिलेशन के साथ। बताओ स्टीम डिस्टिलेशन के साथ कौन सा मिक्सचर है अगर हमें सेपरेट करना है? बेटा देखो यहाँ पे क्या है ना, तुम कंफ्यूज मत होना। तुम बचपन में एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ते थे, है ना? बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन में ना वो बचपन वाली यादों को ताज़ा करते हैं। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उन मिसिबल लिक्विड मिक्सचर्स के लिए किया करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन से कम हो। एक तो मिसिबल होने चाहिए वो पूरे, है ना, और मिसिबल है अगर मतलब कंप्लीटली मिक्स्ड है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 से कम होना चाहिए, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। यहाँ पे इथेनॉल पानी है, तुम बिल्कुल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो इनको, मगर स्टीम डिस्टिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो इमिसिबल होंगे। समझ रहे हो इस बात को? जल्दी सी कमेंट करो अभी की अभी, किन सब्सटेंसेस को जो इमिसिबल रहेंगे? यस, पानी के साथ, वेरी गुड, ठीक है। और स्टीम के साथ वॉलेटाइल होने चाहिए, दे मस्ट बी स्टीम वॉलेटाइल। एंड कैसे हो? इमिसिबल हो पानी के साथ और स्टीम वॉलेटाइल हो। यहाँ पे जो एनिलीन और पानी का कॉम्बो है, तो जो एनिलीन तुम्हारे सामने पेश किया गया है, दिस इज एक्चुअली स्टीम वॉलेटाइल, ठीक है। देखो एनिलीन स्टीम वॉलेटाइल है, इमिसिबल है पानी में, अलाउइंग इट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। बाकी में फिर भी जैसे इथेनॉल पानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तुम सोच सकते हो इनमें, है ना। एनिलीन पानी में तुम्हें स्टीम डिस्टिलेशन कराना पड़ता। अब ये चीजें कहाँ है? पीओसी में। अगर पीओसी नहीं किया आप तक कमेंट कर दो, अभी वीडियो नेक्स्ट वीक डाल दूंगी यहीं पे, ठीक है। लाइव में भी नहीं, यहीं पे आई विल ऐड अ वीडियो ताकि तुम क्विकली 2x पे देख के उसे वॉच आउट कर लो। वन टाइम अपलोड कर दूंगी, कमेंट कर देना टाइम स्टैम्प के साथ कि मैम आपने पीओसी बोला था एंड वी आर डूइंग अ कमेंट, हमें सेशन चाहिए, ठीक है। अगले हफ्ते ही सेशन आ जाएगा। आ जाओ, देखो जरा, तो भाई पीओसी से अनेकों बार क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको जीओसी सेक्शन से कवर करना है। ओके चलो हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस को ध्यान से पढ़ना है। मैं पर्सनली तुम्हें बताऊं कि हाइड्रोकार्बन में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैम, तो आई वुड टेल यू इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और जो एल्कीन्स है, एल्कीन्स की जितनी प्रिपरेशन के मेथड्स हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। समझ गए? वो सारा पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो भाई एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो रिंग पे जाके अटैक करना चाहता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला प्राणी है, और वो क्या चाहेगा कि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मुझे भाई तुम वहां भेजो पहली फुर्सत में, है ना। जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हमने कहा इसको भाई देख पहले वाले कंपाउंड में तो प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है, हाँ हल्का फुल्का माइनस आया मगर प्लस एम डोमिनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। दूसरे वाले को हमने कहा भाई तो इसको देखियो भी मत इलेक्ट्रोफाइल, ये तो धोखा है तेरे लिए, क्योंकि इधर तो माइनस एम और माइनस आए है, इधर तो मत ही जाना तू। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बेकार होगी सेकंड वाली रिंग। और इलेक्ट्रॉन खाली के मामले में देखो हेलोजन का माइनस आई प्लस एम से ज्यादा है, तो ये भी कुछ खास बढ़िया नहीं है, खालीपन इसके अंदर भी है इलेक्ट्रॉन्स के मामले में। अब बढ़िया यहाँ पे कौन है? ये हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव है। तो इसके बाद इसमें रिलेटिवली अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और सबसे ज्यादा तो पहले वाले में है। तो देख लो भाई, ध्यान से साइड में हट रही हूँ, ऑप्शन मैच करो 1 3 4 2 1 3 4 2, यानी ऑप्शन ए लग रहा है ना, 1 3 4 2 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ए, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ए।
कर सकते हैं क्या, बोलो भाई, कर लेते। तो हाइड्रोकार्बन्स में वैसे रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब कांग्रेचुलेशंस, तुमने फिर से 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए और ये पांचों सवाल हमारी एकलव्य टेस्ट सीरीज के थे, विच इज जस्ट द आइडिया अबाउट द टॉपिक्स जो मैंने दिया है ना, कि हर काइंड का टॉपिक जो एग्जाम में आता है वो तुम्हें इस टेस्ट सीरीज में मिलता है, राइट तो देखो ये सारे कितने टेस्ट हैं, कितने सारे टेस्ट हैं, 11 टेस्ट के मैंने तुम्हें टॉपिक्स निकाल के दिखाए हैं अलग अलग। सारे क्वेश्चन अपनी एकलव्य टेस्ट सीरीज से हैं। जो बच्चा पूरे गदर सीरीज को फॉलो कर लेगा और एकलव्य टेस्ट सीरीज के सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता उसका सिलेक्शन ना हो। हाँ, तुम्हें शिद्दत से करना पड़ेगा, तुम्हें अपने टेस्ट को एनालाइज भी करना पड़ेगा और तुम्हें टेस्ट जाके देने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है टेस्ट सीरीज ले ली है और टेस्ट देते नहीं हो, फिर कहोगे मैम मैंने तो ली थी टेस्ट सीरीज। अरे टेस्ट तो नहीं दिया तुमने कभी, टेस्ट देना है, दैट इज द होल पॉइंट, ठीक है, तभी तुम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाओगे। ओके चलो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जो टॉपिक एग्जाम में आता है वो क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्स मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ऊपर लिख सकते हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन कहता है इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पाशन सीरीज इज वाई, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर में पूछा है लिथियम आयन के लिए। देखो भाई प्लीज ध्यान देना, कहता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन एटम दिया है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है लैम्डा मिनिमम, और लैम्डा मिनिमम तभी होता है जब एनर्जी का गैप मैक्सिमम हो, जब दो लेवल के बीच का एनर्जी का गैप मैक्सिमम होता है। और जानते हो वो कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से ट्रांजिशन करके आता है ग्राउंड लेवल में, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, पाशन सीरीज की। तो लाइमन बामर पाशन, पाशन के लिए N1 3 रहता है, ठीक है। तो इसके लिए इसने वेवलेंथ दे रखी है y, तो मैंने लिख दिया 1/y शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन है तो z 1 ही रहेगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, यहां से 1/y बनेगा रिडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 9। तो यहां से क्या मैं रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकती हूं, जिसको मैं 9/y लिख सकती हूं। बोलो भाई क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है मैम, बिल्कुल, है ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये दूसरा केस हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स वहां होता है जहां एनर्जी का गैप सबसे कम होता है दो लेवल के बीच में, और ये इसने बामर सीरीज दिया है और लिथियम आयन के लिए दिया है। मतलब बामर सीरीज है, लाइमन के ऊपर बामर होती है, बामर का N1 2 है, और मिनिमम एनर्जी गैप होगा जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल से, जस्ट ऊपर वाले से कूद के आया होगा इसमें, यानी 3 से कूद के 2 में आया है, ठीक है। तो हमारे पास देखो लैम्डा डैश इसके लिए निकालना है, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर। लिथियम के लिए z क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखो ऑप्शंस में रिडबर्ग कांस्टेंट को y के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर रखा है, तभी आंसर में y है। तो देखो रिडबर्ग कांस्टेंट 9/y रख दो, 9/y, ये 9 ऑलरेडी है, ये कितना आएगा 36, ओके, ऊपर आएगा 5, 9 में से 4 गया 5, है ना। तो अब देखो इसको 9 4 जा 36, तो 1/लैम्डा डैश कितना दिख रहा है 45/4y, यही दिख रहा है। देखो अब हमें तो लैम्डा डैश बताना है बेटा, अब यहाँ लैम्डा डैश के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 4/45y। क्या कोई ऑप्शन मैच किया, देखो 4/45y ऑप्शन ए मैच करता है। इतना बेहतरीन सवाल है और एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ध्यान से देख लो भाई, क्या कर सकते थे, तो सिंपल कॉन्सेप्ट था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, और इस सवाल में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, कर सकते थे। तो ऑप्शन ए साफ साफ मैच कर रहा था, ओके, 4y/45, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये देखो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो ध्यान से क्वेश्चंस को थोड़ा सा तुम खुद भी देखोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा किन टॉपिक से आए हैं। अगला चैप्टर है पी ब्लॉक। तुम क्या सोचे ब्लॉक केमिस्ट्री छोड़कर जाएंगे हम,
ब्लॉक केमिस्ट्री में तुम्हारा सिलेबस बहुत कम है पी ब्लॉक में, जस्ट तुम्हें एनॉमलस बिहेवियर एलिमेंट्स के और बेसिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा कि उनके कंपाउंड्स वगैरह नहीं करने, जो अच्छी बात है, तो जितना है वो जरूर करना है, क्योंकि 2024 में ब्लॉक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं पी ब्लॉक से। आगे देखो, यहाँ पे कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो ये देखो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से है। ग्रुप नंबर 13 में कौन है? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। याद करने का सिंपल ऑर्डर मैं बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ दो एक्सेप्शंस होते हैं। गैलियम पे पुअर शील्डिंग होती है 3D की, है ना, 3D की पुअर शील्डिंग की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और थैलियम में 4F की पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो इन दोनों की ही आयनाइजेशन एनर्जीज एक्सेप्शनली हाई होते हैं, मगर सबसे ज्यादा हाई इतनी हो जाएगी यहाँ पे कि बोरोन के बाद सेकेंड हाईएस्ट थैलियम हो जाता है, सेकेंड हाईएस्ट थैलियम हो जाता है, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट थैलियम। उसके बाद तुम्हारे पास आएगा गैलियम। तो कोई ऑप्शन है, ध्यान से देख लो, इसको याद रख सकते हो, बिल्लू ट्रिक, बिल्लू टिल्लू, बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया, बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया, बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया, ठीक है। यानी बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम, समझ गए? बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, तुम रीजन जानते हो दोनों का, बिल्लू टिल्लू गए ऑल इंडिया, ठीक है, कर लेंगे। अब देखो 13 और 14 ग्रुप से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो तुम चाहे इसे पीरियोडिक टेबल का हिस्सा मानो अगर तुमने अच्छे से उसे पढ़ा है, वरना तुम्हें फिर पी ब्लॉक को करना पड़ेगा, ग्रुप 13 14, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशंस। मेरा सॉल्यूशंस में एक टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज और वैन हॉफ फैक्टर। कॉलीगेटिव वैन हॉफ फैक्टर से काफी सवाल एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज ध्यान से देखो। ये कहता है 30 ग्राम यूरिया, कहाँ का क्वेश्चन है देखो, दिस इज फ्रॉम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल है। सवाल कहता है कि 30 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया गया है 500 मिलीलीटर पानी में, ठीक है, यानी कि 30 ग्राम यूरिया हमने डाला है किसमें? 500 ml पानी के अंदर, ठीक है। और फिर कहता है 171 ग्राम सुक्रोज, 171 ग्राम सुक्रोज को हमने डाला है 500 ml पानी में। ये कहता है द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट केस इज, द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट केस। तो कितना वेपर प्रेशर में लोवरिंग आया, मतलब एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, है ना, हमसे पूछा है। देखो अब ये चीज देखो, जो ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है, एक टर्म होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वो क्या होता है? देखो तुम्हारे पास जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जब तुम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ बहुत ऑब्वियस है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोल्स तो निकालने पड़ेंगे दोनों के। तो यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं फर्स्ट केस में मोल्स निकालूं तो मोल्स कैसे निकलेंगे? मास दे रखा है डिवाइडेड बाय मोलर मास, देखो इसने दिया है 60, ठीक है। अच्छा, ये सेम चीज यहां पर देखो, हमें यहां भी मोल्स निकालने हैं। देखो मास दे रखा है 171 ग्राम और मोलर मास कितना है? 342, 342। तो दोनों में ही देखो 1/2 यानी 0.5, 1/2 यानी 0.5 मोल्स आए। 0.5 मोल N1 और 0.5 मोल ही मैंने N2 डाला है। तो यार मैंने सेम मोल्स डाले और सेम ही अमाउंट, देखो 500 ml पानी, मतलब सॉल्वेंट की भी अमाउंट सेम है, दोनों को ही मैंने 500 ml पानी के अंदर डाला है। तो तुम बताओ क्या कोई फर्क आएगा क्या दोनों में? दोनों की अमाउंट भी सेम है, दोनों की सेम अमाउंट है और सेम ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाला है। तो बताओ दोनों के नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स के मोल्स बराबर हैं, सॉल्वेंट भी बराबर है, तो मुझे बताओ क्या मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत है? नहीं, मोल फ्रैक्शन भी बराबर आएगा भाई।
आएगा ना बराबर मोल फ्रैक्शन, है ना। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, देखो इस टर्म को लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोला जाता है। अगर मैं लिख दूं डेल्टा पी और ये किसके प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, तो अगर यही सेम आ गया, अब ये अगर सेम है तो इनकी मोल फ्रैक्शंस भी तो सेम आएंगी, तो यार तो कोई फर्क ही नहीं होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट केस इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकंड। सिंपल है, क्या कोई फर्क आया, नहीं आया, है ना, सेम ही है, isn't it, सेम ही है ना, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैन हॉफ फैक्टर को तुम्हें पढ़कर जाना है एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, अगर आया सवाल सॉल्यूशन से तो कॉलिगेटिव और वैन हॉफ फैक्टर से ही आएगा, समझ गए। इसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से भी सवाल हम लेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखना जरा। इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। यहाँ कहता है कि एक रिएक्शन है जिसकी Kc की वैल्यू दे रखी है 50 लीटर पर मोल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp। तो यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो है ये किसके बराबर होता है, Kc इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। ये सिंपल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। सॉल्व कर लो, देखो Kp Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। अब Kp हमें निकालना है, Kc हमें कितना दे देगा 50 लीटर पर मोल, ठीक है। R की जो वैल्यू है वो 0.0821 है, यूनिट मन में सोचते हुए चलो, लीटर पर मोल है, ठीक है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है अपने पास 700 केल्विन, इसकी पावर डेल्टा Ng। देखो डेल्टा Ng क्या होता है, डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड। गैसियस मोल्स प्रोडक्ट साइड कितने हैं, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड। यहां देखो प्रोडक्ट साइड गैस के मोल्स हैं 2, माइनस रिएक्टेंट साइड गैस के मोल 2 और 1 3, यानी -1 आया डेल्टा Ng, है ना। तो ये की पावर -1 है, तो यानी Kp क्या रहना चाहिए 50 अपॉन 0.0821 इंटू 700। ऑप्शंस देखो तुम्हें ये दिए गए हैं, ऑप्शंस में यूनिट सब में सेम है, एटीएम इनवर्स उसी में हमने भी निकाला है, कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं था, देख सकते हो, चेकआउट कर लो भाई। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे आंसर कम्स आउट टू बी 0.87 एटीएम इनवर्स, 0.87 एटीएम इनवर्स। तो सिंपल से डायरेक्ट रिलेशन पे क्वेश्चन था Kp और Kc का, जिससे तुम दोनों को रिलेट कर सकते हो, और इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। 2025 में ही तुम्हारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से काफी सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं, तो इसको भी एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। कर सकते हो, बोलो थम्स अप, कर लेंगे ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर शॉर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं फैराडे लॉ पे, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, फैराडेज लॉ पे, नर्स्ट इक्वेशन पे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो हम फैराडे लॉ का क्वेश्चन देखेंगे। देखो सवाल कहता है एक सोल्यूशन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का दैट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग 0.3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ओके, तो देखो ये कहता है, ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइज कर दिया, है ना, इलेक्ट्रोलाइज किया। इसमें मेटल आयन कौन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al3+ है ऑब्वियसली, है ना। तो एल्यूमिनियम जो है ये मेटल आयन 3 इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करता है ना। तो यानी 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 3 फैराडे, तो 3 फैराडे चार्ज हमें लगता है 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए। ये क्या कहता है, कहता है एक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज किया यूजिंग 0.3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितने मोल्स एल्यूमिनियम डिपॉजिट होंगे। तो बताओ 3 फैराडे से 1 मोल डिपॉजिट हुआ है, तो 0.3 फैराडे से कितना होएगा, यूनिटरी मेथड है, देखो 1 मोल को डिवाइड करो 3 फैराडे से और मल्टीप्लाई करो 0.3 फैराडे, ओके, दैट इज 0.1 मोल। बोलो भाई 0.1 मोल, 0.1 मोल होगा डिपॉजिट,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बहुत डायरेक्ट से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो अगर ये तुम्हें पता ही ना हो कि ऐसा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, मेरी शिफ्ट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस टॉपिक से, तो तुम कुछ और ही पढ़ रहे होगे, है ना। तो द होल आइडिया है कि सिलेबस जेई का इतना ज़्यादा है कि थोड़ी सी गलत डायरेक्शन तुमको बिल्कुल इस कंपटीशन से बाहर कर देगी। तो फैराडे लॉ पे काफ़ी सवाल आए हुए हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो तुमने अब देखे, दे हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द एकलव्य टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये सारे अगेन तुम्हें आइडिया मिल रहा होगा कि टेस्ट सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली क्या आइडिया है कि बच्चे को वही कराना इस वक्त जो उससे एग्जाम में पूछा जाएगा। दैट इज द कोर आइडिया बिहाइंड इट, ओके। चलो, तो टेस्ट का रेफरेंस तो तुम्हें बता दिया है मैंने, कहाँ से उठाए हैं हमने, एकलव्य टेस्ट सीरीज को बेसिकली हमने लीक कर दिया। एकलव्य टेस्ट सीरीज ऐसे कह सकते हो, है ना। यस, आगे चले, बोलो। चलो भाई, केमिकल काइनेटिक्स को छोड़ा तो नहीं हुआ है तुमने, ध्यान से देखो, 5 मोर क्वेश्चंस टू गो, ठीक है। तो 5 और टॉपिक्स रिवील करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, सबसे हाईएस्ट आस्क्ड टॉपिक इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद दूसरा है एर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं। कहता है एक डीकॉम्पोजिशन एक सब्सटेंस का फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कर दी गई 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू 40 मिनट में। तो कहता है रेट कांस्टेंट के ऑफ डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो किस तरीके से अपन इसे करेंगे, देखो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन बेसिक क्या है, 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, बची हुई अमाउंट, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, ये कहता है रेट कांस्टेंट बता, अगर जो टाइम है वो मैं तुझे देता हूँ 40 मिनट्स के लिए, अच्छा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो A0 ही है, वो कहता है ये रिड्यूस हो गई 1/16, है ना। तो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन क्या है, A0 का 1/16 कर दो, दैट मीन्स K इज 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग ऑफ 16, है ना, लॉग ऑफ 16। ऑप्शंस किस फॉर्म में दिए गए हैं, ऑप्शन इसी फॉर्म में दिए गए हैं, देखो 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग ऑफ 16 बनेगा, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। तो बेसिक सिर्फ ये टर्म तुम्हें कैच करना था कि इसका मतलब क्या है, जो इसने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कर दी गई टू 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, ओके, समझ गए हैं, ठीक है। कर लेते हैं इस सवाल को। क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से सवाल आए हैं, बहुत सवाल आए हैं आज तक, भर भर के आए हैं, ठीक है। आगे फिर से हम पी ब्लॉक पे चलेंगे, मगर इस बार जो ग्रुप है वो 15 से 18 वाला होगा। तो पी ब्लॉक में 15 से 18 ग्रुप में देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। काफी अच्छा सवाल है। देखो, जब हम ग्रुप 15 हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो तुम्हारे सामने ये हाइड्राइड्स दिए गए हैं, देखो नीलू, पीलू, आशु, सब बीमार, इन सब के हाइड्राइड्स, बिस्मत इन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ पे देखो NH3 होगा, PH3 होगा, ASH3 और एंटीमनी का हाइड्राइड, ठीक है। तो अब होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स बताने हैं। जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमें पता है मास बढ़ रहा है, यस और नो, मास इंक्रीज हो रहा है ना। तो उससे क्या होंगे, वॉन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ रही हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे बढ़ना चाहिए, है ना, नो डाउट बढ़ता है। मगर एक एक्सेप्शन होता है अमोनिया का। अमोनिया में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट इतना तगड़ा होता है, इतना पावरफुल होता है कि ये इन सबको पछाड़ के भाई सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है, सबसे आगे आ जाएगा। तो अमोनिया है, फिर उसके बाद आपका नॉर्मल जो ऊपर से नीचे बढ़ रहा है मास, उसके हिसाब से ही हम कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। एक बार ध्यान से इसको देख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। समझ गए हो, बोलो यस। आ जाओ। तो ये देखो, मैं तुम्हें डेटा भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे NH3 का -78 डिग्री सेल्सियस, ये देखो -88, -117, -133। तो ऑर्डर यही बनता है हमारा। इन सब का ऊपर से नीचे क्यों बढ़ा, क्योंकि इंक्रीजिंग वॉन डर वाल फोर्सेस, जबकि अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज्यादा है। क्या क्लियर है क्या ये बात, बोलो भाई। तो कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन आया तो,
ठीक है, आ जाओ। तो 15 से 18th ग्रुप में जो जितना सिलेबस दिया हुआ है एनटीए ने, उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, ठीक है, और उससे पूछा जाता है। तो मेक श्योर इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, है ना, करके जाओ चीजों को, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। जब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ब्लॉक केमिस्ट्री हटी है, जैसे एस ब्लॉक हटा है, हाइड्रोजन हट गया है, काफी पोर्शन हट चुका है ना, तो उसके बाद डी एंड एफ का ना इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। एक टाइम था जब डी एंड एफ से ज्यादा सवाल नहीं आया करते थे, अब आते हैं क्योंकि सिलेबस घट चुका है, तो उनके पास ले दे के 3-4 चैप्टर्स हैं, तो इसकी एनसीईआरटी को कुरेदना शुरू कर दिया एनटीए ने, तो क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अगला सवाल 18th क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कहता है इनमें से कौन करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताता है गैडोलीनियम की। देखो, गैडोलीनियम का एटॉमिक नंबर है 64 और ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। यू शुड रिमेंबर दिस गैडोलीनियम। वैसे जनरली क्या होता है, जब हम कभी अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का सीक्वेंस ही होता है, पहले प्रीवियस इनर्ट गैस, फिर ns में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर n-2f में, फिर n-1d में, और फिर np में जाता है। ये रेगुलर ट्रेंड जो फॉलो होता है उस बारे की बात है। यहाँ पे गैडोलीनियम में आपके सामने एक्सेप्शन निकल करके आती है, तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करो, यहाँ पे देखो, अगर आप इस ऑर्डर से भी लिखना चाहो, गैडोलीनियम हमारे सामने ये ऑप्शंस दे रखे हैं, गैडोलीनियम है 64, है ना, सोच के देखो 64 है तो प्रीवियस इनर्ट गैस क्या गई होगी, अगली स्लाइड पे लिख लो, यहाँ पे गैडोलीनियम है 64, प्रीवियस इनर्ट गैस रही होगी 54, ज़ेनॉन 54, है ना, इलेक्ट्रॉन्स वहां जा चुके हैं, ठीक है। अब ये कौन से पीरियड में है गैडोलीनियम, बताओ, गैडोलीनियम कौन से पीरियड में है, ये बता सकते हो, ये लेंथेनॉइड है और ये छठे पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू इसके लिए क्या है, 6 है, छठे पीरियड में है, n की वैल्यू 6 है। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस सीक्वेंस को देखो, 6s में, फिर 6 - 2 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 5d में जाता है, इस तरीके से। तो 54 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए, 56 हो गए। अब क्या है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे, वो यहां आएंगे, यही होना चाहिए, देखो यही होना चाहिए, मगर ये नहीं होती, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। गैडोलीनियम एक्चुअली इसमें होगा क्या, जो तुम्हारे पास ज़ेनॉन 54 है, ठीक है, 6s2 है, ये 4f का जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हाफ फिल्ड करने के लिए वो 5d में कुदा दिया जाएगा। तो जो होनी चाहिए थी सीक्वेंस के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन, वो नहीं होती है। क्या ध्यान रखोगे इसे, देख लो भाई, तो क्या होती है, 4f, यस, में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 4f7 6s2 और 5d1, 4f7 6s2 और 5d1 सॉरी, ठीक है, 4f7 6s2 5d1, देख सकते हो, देखो ये रही, कैसे की है ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रहेंगे। तो ये वाली कैंसिल हो गई, देखो जो होनी चाहिए थी, एक इलेक्ट्रॉन हमने 5d में हाफ फिल्ड के लिए कुदा दिया, यहाँ 6s में 3 डाल रखा है, ऐसा कैसे हो गया, ये भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज द करेक्ट आंसर। कर सकते हैं, आगे चलें, क्या दिखा दूं, बताओ, दिखा दूं कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से, ध्यान से देखो भाई, कितने सवाल आए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक से। तो काफी सारे क्वेश्चंस आजकल पूछने लगा है, तो पहले इतना नहीं पूछता था, अब लेंथेनॉइड्स को पकड़ के कॉन्फ़िगरेशन देता है एग्जाम में। अब डी एंड एफ ब्लॉक से अगला टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो है करेक्ट कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछता है। तो कैसे करेंगे इस चीज को, बोलो भाई, देखो तुम्हारे सामने देखो, सेकंड के लिए पूछा है। अब जैसे मान लो मैंने कहा क्रोमियम है, एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल चुका है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जा चुकी है, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी, जब मैं Cr+1 से निकालूंगी। देखो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन रहती है एक्सेप्शनल 3d5 4s1, ये एक निकल चुका है एक इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मेरे को 3d5 से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब यही चीज देखो तुम्हारे सामने मैंगनीज है, मैंगनीज भी क्या होती है, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन 3d5
4s2, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, तो अब तुम दूसरा जो है 4s1 से निकाल लोगे, है ना, 3d5 4s1, तो 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे सामने अगेन वेनेडियम है और टाइटेनियम है। मैं तुम्हें एक जुगाड़ सिखाती हूँ, देखो तुम्हें अगर इसी के लिए जुगाड़ काम करेगा 3D ट्रांजिशन सीरीज में, जैसे तुम्हारे पास टाइटेनियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 22 है, या तुम्हारे पास वेनेडियम है, ये 23 है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसके एटॉमिक नंबर से लिख सकते हो। देखो ये 22 है, इसके 3d और 4s दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, 2-2, ठीक है। ये 23 है, तो इसके 3d में ये जो पीछे वाला नंबर है 3d के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4s के इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना। तो ये पता होगा किसी को तो ठीक है, वरना नहीं डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइटेनियम है और अब वेनेडियम है, वेनेडियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल चुके हैं तो वो भी क्या होगा 4s1 बन जाएगा, है ना। 4s1 से अगर हम निकाल रहे हैं, यहाँ भी देखो टाइटेनियम के केस में भी 4s1 रहेगा, तो सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का कौन है, जल्दी बताओ। हाँ जी, कौन सा रहेगा बोलो, सबसे ज्यादा कौन है देख लो। यस, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लियरली जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है भाई 3d5 है, तो क्रोमियम का तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 3d5 से निकालना है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो वी आर हैविंग मैंगनीज, है ना, मैंगनीज है। अब इसमें डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है एज कंपेयर टू इनके केस में। वेनेडियम +1 में देखो 3d3 4s1 है, और टाइटेनियम कितना है अपने पास, अभी लिखवाया मैंने, इसका तो जुगाड़ से दिखाया ना, इनमें कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो ये सिंपल अपने दिमाग में रखो, शक्ति वी कर्मन फीको नीको जी, जैसे भी तुमने 3D ट्रांजिशन सीरीज को याद किया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो तो सबसे ज्यादा किसका है, क्रोमियम के लिए, है ना, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है, देन वी हैव मैंगनीज, फिर वेनेडियम और सबसे कम टाइटेनियम होगा, क्योंकि इनमें डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, है ना, तो ज्यादा थोड़ी एनर्जी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसके हिसाब से सही ट्रेंड बनेगा, ठीक है, कर सकते हैं, बोलो भाई। ये सारा एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का अच्छे से किया हुआ है, वो थ्रू कर लेना, अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ से प्रॉपर्टी से काफी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सबसे ज्यादा पूछा जाता है VBT CFT, जो बॉन्डिंग थ्योरीज है वहां से, ठीक है। आखिरी सवाल है, इसे देखो, कहता है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है अबाउट द कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज गिवन टू यू। जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये क्या है, देखो निकल है, इसके साथ 4 CN हमने लगाए हुए हैं 2-, ठीक है, तो मतलब निकल पे क्या है 2+ चार्ज है, ठीक है। और ऐसे में जब 3D ट्रांजिशन सीरीज का मेटल होता है +2 के साथ, तो साइनाइड और कार्बोनिल जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि ये पेयरिंग कराने के ऊपर बिलीव करते हैं, है ना, विश्वास रखेंगे। तो निकल 2+ में बेटा 3d8 रहेगा, ठीक है। 3d8 में अगर तुमने पेयरिंग करा दी तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आफ्टर पेयरिंग में दिखा रही हूँ, तो एक डी जो 3d का है वो खाली रहेगा, एक 4s, है ना, फिर ऊपर वाला 4p, कितने 2 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है ना। ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के पास जो 4 साइनाइड है ये अपना लोन पेयर लेकर इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में आएंगे। तो यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे देखो कैसी रहेगी, DsP2 है तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी, स्क्वायर प्लेनर, क्या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक। तो देखो it has a square planar geometry and is diamagnetic, तो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। समझ गए क्या, जिस कॉम्प्लेक्स के लिए तुमसे पूछा गया था, देख लो, हाँ जी, कैसा, स्क्वायर प्लेनर एंड डायामैग्नेटिक इन नेचर, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे सवाल जो तुमने किए हैं दे ऑल आर फ्रॉम द एकलव्य टेस्ट सीरीज एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी, और तुम PYQ से मैच करके देख सकते हो, हूबहू सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी भी टाइम है एकलव्य टेस्ट सीरीज के लिए, अगर तुमने चीजें नहीं देखी हैं अबाउट इट, है ना, तुम्हें लगता है कि मैम कम से कम समय में क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है मेरी तैयारी का, तो आई वुड से कि तुम गदर सीरीज लगाओ, पूरा फ्री है यूट्यूब पे,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए बहुत अच्छे से हर्ष सर, अब्दुल सर और मैं पढ़ा रहे हैं तुम्हें। इसमें हमारा यही आइडिया है कि हम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक इसको पूरा रैप अप कर दे और तुम ताकि 1 तारीख से एकलव्य टेस्ट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अभी भी मिलेंगे टेस्ट, वो पार्ट टेस्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि तभी जब तुम्हारे पास एक बढ़िया टेस्ट सीरीज होती है अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स एंड पीवाईक्यूज, तो ही हम जेई क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस मैं केमिस्ट्री का सेक्शन इसी एक लाइन से एंड करना चाहूंगी। अपने आप को बार बार इस जेई की जर्नी में ये याद दिलाओ कि भले ही जेई एग्जाम टफ है, वी नो दैट जेई इज टफ, बट वी आर टफर देन दैट, ठीक है। रिमाइंड योरसेल्फ दैट कि तुमने क्यों शुरू किया था, और ध्यान रखो तुम्हारी कामयाबी के सहारे तुम्हारे माँ बाप को बहुत सारे लोगों के मुंह बंद रखने हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के मुंह बंद करने हैं उन्हें। तो इस बात को अपने जहन से मत निकालना एंड कीप ऑन फाइटिंग फॉर इट। अगर पूरा गदर सीज लगाते हो, टेस्ट देते हो, देन यू गॉट दिस, इस बात की मैं श्योरिटी दे सकती हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। जो टॉपिक्स मैंने आज 20 दिखाए हैं तुम्हें, इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना लास्ट के कुछ दिनों में, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। दिस इज मी शिल्पी कौशिक साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।